जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक के साइंस के सीरीज में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 अध्याय नंबर 8 पवन, तूफान और चक्रवात इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे हम लोग लिखते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। तो चलिए साथ साथ लिखते हैं और बोलते भी हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1 नंबर में कि हवाएं उत्पन्न क्यों होती है। दूसरे में हम लोग जानेंगे कि पवन क्या है। तीसरे में हम लोग जानेंगे कि तूफान क्या है। और इससे होने वाले नुकसान को। होने वाले नुकसान क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चौथे में हम लोग जानेंगे तड़ित झंझा और चक्रवात एवं इससे होने वाले नुकसान। पांचवें में हम लोग जानेंगे टर्नेडो क्या है और इससे बचाव के उपाय। छठे में हम लोग जानेंगे कि जो पवन है, तूफान है, तड़ित झंझा ये आखिर उत्पन्न होता है, तो इसे मापने के लिए कुछ यंत्र होंगे। तो इसमें जानेंगे कुछ
महत्वपूर्ण मापक यंत्र एवं यह कैसे काम करता है। इन सब टॉपिकों के बारे में आज हम लोग जानेंगे और साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को समझते हैं। हवाएं उत्पन्न कैसे होती है। हमें यह सवाल नहीं करना था, हमें यह सवाल करना चाहिए था कि हवाएं गति कैसे करती है, लेकिन हमने यह सवाल कर ही दिया है कि हवाएं उत्पन्न कैसे होती है। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जब बिग बैंग हुआ उसके बाद एटम का निर्माण हुआ। एटम से मॉलिक्यूल बने और उस मॉलिक्यूल से बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूल के कण आदि बहुत चीज़ बने। उसी में एक पृथ्वी 4.5 मिलियन वर्ष पहले इसका जन्म हुआ, यानी पृथ्वी का। मान लीजिए कि यह एक पृथ्वी है और यहाँ पे सूर्य है। तो क्या हुआ, सबसे पहले जो पृथ्वी है यह ठोस रूप में आया और इस पर जल आया बाहर से। उसके बाद यहाँ पे एक कोशिकीय जीव और साथ ही बैक्टीरिया का यहाँ पे जन्म हुआ। और यह जो बैक्टीरिया है और एक कोशिकीय जीव है, सूर्य के प्रकाश के कारण ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने लगा। फोटोसिंथेसिस की जब क्रिया करने लगा तो इसके फलस्वरूप इसने ऑक्सीजन को छोड़ने लगा। यह ऑक्सीजन वायुमंडल में अधिक फैलने लगा और पृथ्वी के चारों तरफ एक वायु का लेयर बनाने लगा। यानी ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ने से वायु का एक लेयर बनाने लगा। उसके बाद बहुत जगह जो ज्वालामुखियाँ है वह ऑक्सीजन के कारण विस्फोट होने लगा और साथ ही जो पेड़ जो पनप रहे थे वो भी घर्षण के कारण आग लगने लगे, जिसके कारण नाइट्रोजन साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि गैसों का निर्माण होने लगा और पृथ्वी के चारों तरफ वायु का एक लेयर बना दिया, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। जिससे आप लोग समझ गए होंगे कि वायु उत्पन्न कैसे होता है। यही सब कारणों के कारण वायु उत्पन्न हुआ। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि वायु गति कैसे करता है। पॉइंट नंबर 1, वायु गति कैसे करता है। इस चीज़ को समझते हैं। वायु को गति करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला है ताप और दूसरा है दाब। दो नोट पॉइंट को लिखें। जब ताप यानी गर्मी ज़्यादा बढ़ता है तो वायु गति करता है। यानी जो ठंडा वायु है
गर्म वायु की तरफ गति करता है। और दाब यानी जब वायु का वेग बढ़ता है वेग बढ़ेगा तो इसका दाब कम हो जाएगा। यानी जो ठंडा वायु यानी जो सघन वायु है वो हमेशा विरल वायु की तरफ गति करता है। इसे हम आपको समझाते हैं। जैसे यह हो गया सूरज, और यह हो गया पृथ्वी। ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो पृथ्वी के जो मध्य वाले भाग हैं वहाँ पर अधिक पड़ता है, जिसके कारण मध्य वाला भाग जल्दी ज़्यादा गर्म होता है। जो ऊपर के जो भाग हैं यानी यह है उत्तरी ध्रुव और नीचे के भाग है दक्षिणी ध्रुव। यह पृथ्वी के झुकाव के कारण यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसके कारण ये दोनों क्षेत्र अधिक ठंडा होते हैं। जो बीच वाले भाग हैं यहाँ सूर्य के प्रकाश अधिक पड़ने के कारण यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। यानी यहाँ के जो गर्म हवाएं हैं वह ऊपर चला जाता है। जैसे आप लोग कभी खाना बनाइएगा तो देखिएगा जो गर्म हवा या फिर गर्म धुआं होगा वह हमेशा ऊपर जाता है। और जो जब ऊपर गर्म हवा ऊपर चला जाएगा तो उस स्थान को लेने के लिए ठंडा वायु वहाँ पे आता है। तो इसके जस्ट ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ पर भी हाई प्रेशर क्रिएट होता है, फिर इसके नीचे लो प्रेशर होता है और फिर इस यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। यह है पृथ्वी की 7 पेटियाँ हैं, जिसे आप ज्योग्राफी पढ़िएगा तो समझिएगा। जब यहाँ पे लो प्रेशर है तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर वाले वायु है वो लो प्रेशर की तरफ गति करेगा, यानी इधर मूव करेगा। इसी कारण हाई प्रेशर एवं लो प्रेशर के कारण जो वायु है वह गति करती है एवं ठंडा एवं गर्म के कारण वायु गति करती है। जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है या फिर कोई जो समुद्री क्षेत्र या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र है। अक्सर मरुस्थलीय क्षेत्र है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो गर्म हो जाते हैं तो वहाँ के वायु ऊपर चला जाएगा और जो समुद्र है वह बहुत ही धीरे धीरे गर्म होता है। धीरे धीरे गर्म होगा तो वहाँ का वायु जो ठंडा है वह दिन के समय थल की तरफ यानी मरुस्थल की तरफ बढ़ेगा, और वहीं जब नाइट होता है यानी रात होता है तो जो जल है वह धीरे धीरे ठंडा होता है, यानी वह गर्म ही रहता है, और जो थल है वह बहुत ही जल्द ठंडा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ का जो ठंडा वायु है वह समुद्र की तरफ बहने लगता है। इसी कारण वायु है वह गति करती है।
यानी गर्म और ठंडा के कारण ही वायु है जो गति करती है। आप लोग समझ गए होंगे। आप इस इमेज से भी समझ सकते हैं और यह एक नोट है जिसे आप लोग स्वयं पढ़ लीजिए। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर पवन क्या होता है। इसे मिटा देते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसमें हम लोग समझेंगे कि आखिर पवन क्या है। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि गतिशील जो वायु है उसी को हम लोग पवन कहते हैं। इस पवन से बहुत सारे फायदा भी हैं। जब आप कभी किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाइएगा तो देखिएगा कि इस तरह से बना करके बहुत सारे टरबाइन लगाए जाते हैं। ये जो पवन चक्की जो है वो चलता है, जिससे बिजली उत्पन्न होता है। और पवन से बहुत सारे काम भी होते हैं। वहाँ के मौसम रहते हैं वो बहुत ही सुहाना रहते हैं। तूफान क्या है? 3 नंबर पॉइंट है। तूफान क्या है? जब पवन है यानी जो गतिशील वायु है जब अपना बिगड़ैल रूप धारण कर लेता है, यानी विनाशकारी या बहुत ही तेज हो जाता है, तो यह तूफान का रूप धारण कर लेता है, जिससे बहुत सारे चीज़ों को नुकसान करता है। तो चलिए अब हम उस नुकसान को समझते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर तूफान से नुकसान क्या क्या होता है। नुकसान क्या क्या होता है। सबसे पहले जब आप देखते होंगे कि अल्बेस्टर का जो घर है वह तूफान आने पर, ये अल्बेस्टर के जो घर है वह अल्बेस्टर है जो ऊपर उड़ जाते हैं। तो वह क्यों उड़ जाते हैं? देखिए, सबसे पहले वायु है वह गति करता है तो इसका वेग बढ़ेगा तो इसका जो दाब है वह कम हो जाएगा, यानी दाब कम हो जाएगा। तो यानी यह तेज़ी से जब गति करेगा तो यहाँ दाब कम हो जाएगा और यहाँ के जो दाब है नीचे के, वह दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण ये जो अल्बेस्टर के जो छत होते हैं वह अल्बेस्टर थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, जिसके कारण यह वायु के वेग के कारण यह ऊपर उड़ जाते हैं, जिसके कारण छत का भी नुकसान होता है। साथ ही तूफान आने पर जो बिजली के खंभे होते हैं वह गिर जाते हैं, जिसके कारण गांव में बहुत दिनों तक बिजली की समस्या होता है। तूफान आने पर कोई पोल गिरता है, जिसके कारण जान माल का भी हानि होता है। इस तरह से तूफान से हमारे दैनिक जीवन में
बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं तड़ित झंझा एवं चक्रवात एवं इससे होने वाले नुकसान को। चौथा नंबर पॉइंट है तड़ित झंझावात और चक्रवात एवं इससे होने वाले नुकसान। चौथे नंबर पॉइंट में हम लोग समझेंगे तड़ित झंझावात क्या है और चक्रवात क्या है और इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं तड़ित झंझावात को। तड़ित झंझावात, तड़ित मतलब होता है बिजली, झंझा मतलब होता है तूफान, और वात मतलब हो गया मतलब ध्वनि जो उत्पन्न होता है वही। यानी जब बिजली के साथ तूफान आता है और उसमें से ध्वनि निकलता है उसी को हम लोग तड़ित झंझावात कहते हैं। यह तड़ित झंझावात कैसे उत्पन्न होता है, जैसे यह मान लीजिए कि यह पृथ्वी का कोर हो गया और यह हो गया सूर्य। सूर्य से किरणें आती है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के जो ऊपरी सतह है यानी भूपर पट्टी है उस पर जल पाए जाते हैं। वह जल सूर्य के ताप से गर्म होकर के भाप बनते हैं यानी वेपर बन करके ऊपर उठते हैं। जो गर्म हवाएं हैं वो अक्सर ऊपर उठते हैं और ऊपर एक निश्चित दूरी पर जा कर के यह संघनित होकर के बादल का रूप ले लेते हैं और यह संघनित होकर के इसमें जल बना लेते हैं और जल जब भारी हो जाते हैं तो पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण ये नीचे आने लगते हैं और जब यह सरफेस गर्म होता है तो गर्म हवाएं भी जो होता है वो ऊपर जाता है, जिसके कारण ऊपर से आती हुई वर्षा के बूंद और नीचे से जाता हुआ गर्म हवा ये दोनों आपस में टकराते हैं, जिसके कारण बिजली उत्पन्न होता है। और साथ ही ये तेज़ी से गर्म हवा ऊपर उठता है तो बिजली के साथ साथ ध्वनि भी उत्पन्न होता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग तड़ित झंझावात कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं चक्रवात को। इसको मिटा देते हैं। चक्रवात इसको समझते हैं। मान लीजिए कि पृथ्वी का बाहरी सरफेस हो गया या सूर्य का बाहरी कोर हो गया। यहाँ से सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी पर 70% तो जल का ही मात्रा है और यह प्रकाश की किरणें जब जल पे पड़ते हैं तो जल धीरे धीरे गर्म होते हैं और स्थल जो हैं वह तेज़ी से गर्म होते हैं। और वहीं जब नाइट होता है तो यह जल धीरे धीरे ठंडा होते हैं। तो यह नाइट के समय धीरे धीरे
ठंडा होते हैं, यानी यहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहता है, तो गर्मी के कारण यहाँ के जो जलवाष्प है वो धीरे धीरे ऊपर उठते हैं और यहाँ पे निम्न दाब उत्पन्न करते हैं, यानी लो प्रेशर बीच में क्रिएट करते हैं। और जो यहाँ पे ठंडी हवाएं हैं वो गर्म हवाओं की तरफ बढ़ता है, आगे बढ़ता है। लेकिन पृथ्वी रुकी हुई नहीं है, पृथ्वी घूमती रहती है अपने अक्ष पर, तो इसी कारण ये जो हवाएं हैं ये भी घूमने लगता है और इसके जल के जो स्तर है उसको धीरे धीरे यह ऊपर उठाता है। ऊपर उठाते ये इसे चक्रवात का रूप दे देता है, यानी बीच में लो प्रेशर क्रिएट होता है और जो बाहर है वह जल के जो लेयर है उसको ऊपर उठा देता है और यही चक्रवात का रूप धारण करता है। चक्रवात से बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि एक बार की घटना है जब उड़ीसा में 18 अक्टूबर 1999 ईस्वी में एक चक्रवात आया था जिसका वेग 200 किलोमीटर पर घंटा था। जिस चक्रवात में 45,000 घरे विध्वंस हुए थे और इसमें करीब 7 लाख लोग बेघर हो गए थे। पुनः वही चक्रवात उड़ीसा में 29 अक्टूबर को आया था और इस बार इसका वेग था 260 किलोमीटर पर घंटा और 9 मीटर ऊंची लहरें भी उस समय टकराया था, जिससे करीब 1000 लोग की मृत्यु हो गया था और बहुत सारे धन संपत्ति का नुकसान भी हुआ था, जिससे आप लोग इस इमेज में पढ़ सकते हैं। और इस चक्रवात का अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है, जैसे आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। इसे अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है, फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं टर्नेडो क्या है और इससे बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। 5 नंबर पॉइंट है, टर्नेडो क्या है। और इससे बचाओ। और इससे बचाव के उपाय। मानिए कि यह पृथ्वी का सरफेस है और यहाँ से जो गर्म हवाएं हैं और जलवाष्प है वो ऊपर उड़ जाते हैं और ये बादल का रूप धारण कर लेते हैं। और यहाँ पे मानिए कि यहाँ पे सूर्य है, सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणों के कारण यह और अधिक गर्म हो जाता है। तो यहाँ से जो ठंडा हवाएं हैं वह इधर बहने लगेगा, जिसके कारण यहाँ पे वह वायु घूमने लगेगा और इस तरह से घूमते घूमते यह एक टर्नेडो का रूप धारण कर लेता है। इसमें
बहुत सारे धूलकण भी शामिल होते हैं। ये अक्सर भारत में नहीं आते हैं लेकिन दूसरे क्षेत्रों में आते हैं। और इस टर्नेडो से बचने का उपाय यही है कि आप लोग अपने कान को मुन करके स्थिर जगह पर बैठ जाएं। जिस तरह से मानिए कि यह आदमी हो गया, और यह अपने कान को मुन करके इस तरह से बैठ गया है, जैसे आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। यही है कि टर्नेडो से बचने का उपाय है। और टर्नेडो क्या है इसे आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे निम्न दाब उत्पन्न होता है और यहाँ से जो वायु है, ठंडी वायु, यहाँ जा कर के गति करने लगता है, जिसके कारण यह टर्नेडो का रूप धारण करता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि अगर यह घटनाएं घट रहा है तो क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? देखिए, प्राकृतिक घटनाओं को हम लोग रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन अपना सुरक्षा कर सकते हैं। इससे बचने के लिए हम मानव ने कुछ यंत्र बनाए हैं, जिससे यह घटना उत्पन्न होने से पहले हमें उस घटना के अनुमान का पता चल जाता है, जिससे हम अपने सुरक्षा के लिए उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिससे जान माल और साथ ही संपत्ति का कम नुकसान होता है और व्यक्ति भी सुरक्षित रहता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हम मानव ने कौन कौन से यंत्र का प्रयोग करके इस घटना के बारे में पहले से हम लोग अनुमान कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र एवं यह कैसे काम करता है। कैसे काम करता है, यानी मौसम संबंधित कुछ मापक यंत्र हैं। जैसे पहला है इनसैट 3D। यह मौसम में मौजूद टेम्परेचर एवं प्रेशर को बता देता है। दूसरा है इनसैट 3DR। यह स्पीड ऑफ एयर, यानी वायु का कितना गति है उसको मेजर करता है। तीसरा मापक यंत्र है मेघा। जिसे भारत और फ्रांस ने दोनों देश ने मिलकर के इस मेघा को यानी सैटेलाइट को बनाया था, जो मौसम संबंधित छोटी से छोटी जानकारी को भी यह बता देता है। हाल ही में नासा और इसरो ने मिलकर के एक सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है,
जिसका नाम है निसार, जो अब तक का सबसे महंगा सैटेलाइट है, जो मौसम संबंधित निम्न से निम्न जानकारी को भी देता है, जिसे नासा और इसरो ने मिलकर के, यानी अमेरिका और भारत ने मिलकर के इस सैटेलाइट को लॉन्च किया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि सैटेलाइट आखिर काम कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये सैटेलाइट काम कैसे करते हैं। ये मान लीजिए कि यह पृथ्वी है, अपनी प्यारी सी धरती है, और इसके जो बाहरी क्षेत्र है, यानी यह हो गया क्षोभ मंडल, यह हो गया समताप मंडल, यह हो गया मध्य मंडल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लॉन्च व्हीकल रख करके यहाँ से एक रॉकेट को लॉन्च करते हैं, जिसमें सैटेलाइट को रख देते हैं और इसे मध्य मंडल में प्रक्षेपित करते हैं, यानी भेज देते हैं। तो यह जा कर के मध्य मंडल में यह जो सैटेलाइट है स्थिर हो जाता है, और जो मौसम संबंधित सैटेलाइट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। यानी जब जब पृथ्वी का रोटेशन होता है तब तब यह भी सैटेलाइट उसी दिशा में घूमता है। यानी अगर पृथ्वी से देखा जाए तो यह हमें स्थिर प्रतीत होता है। अगर आप रात को देखिएगा तो कुछ तारे जैसा घूमते हुए आपको दिखाई देते हैं। एक्चुअल में तारे नहीं होते हैं, एक्चुअल में वे सैटेलाइट होते हैं जो हमारे ऊपर निगरानी रखते हैं और मौसम संबंधित जानकारी को भी हमारे तक पहुंचाते हैं। और इसी सैटेलाइट से जो सूचना होते हैं वह हमारे तक पहुंचता है, यानी हमारे जो मौसम विभाग होते हैं वहां तक पहुंचता है, और मौसम विभाग उस सूचना का जानकारी लोगों तक पहुंचा देते हैं, जिससे लोग सतर्क हो जाते हैं। अब हम आपको एनिमेशन के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि आखिर पवन क्या होता है। तो चलिए आप लोग देखिए। अब आप लोग देखिए कि आखिर तूफान क्या होता है। अब आप लोग देखें कि आखिर तड़ित झंझा क्या होता है। अब आप लोग देखें कि आखिर चक्रवात क्या होते हैं। अब आप लोग देखें कि आखिर टर्नेडो क्या होता है। अब आप लोग देखें कि जो मौसम संबंधित जो उपग्रह हैं वह किस तरह से काम करते हैं। ये इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसे आप लोग स्वयं पढ़ लीजिए। और अब हम आपसे कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं। आप लोग बताएं कि जब वायु का वेग बढ़ता है तो उसका दाब घटता है या फिर बढ़ता है। जब वायु का वेग बढ़ता है तो उसका दाब कम होता है। आप लोग बताएं कि जो ठंडा हवाएं हैं वह गर्म हवाएं की तरफ जाता है या फिर गर्म हवाएं हैं वह ठंडा हवाओं की तरफ आता है। तो जो ठंडा हवाएं हैं वह गर्म की तरफ जाती हैं। गर्म हवाएं अक्सर हल्की होती है, वह ऊपर जाती हैं। आप लोग बताएं कि वायु गति कैसे करती है। वायु को गति करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, पहला ताप और दूसरा दाब। इसमें अंतर होते हैं, तब जो वायु है वह गति करती है। यह एनसीईआरटी का प्रश्न है
इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर दें और साथ ही यह बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई संदेह या कुछ छूट गया हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। जय हिंद।